शुगुआंग स्क्वाड। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि मेरे खून पसीने और 3 साल की अटूट मेहनत का नतीजा था। मैंने अपनी इस टीम के लिए क्या कुछ नहीं किया, दिन रात जागकर उनके लिए एक एक रणनीति बनाई, डंगॉन के हर खतरे का हिसाब रखा। मेरी ही ताकत बांटने वाली खूबी यानी डैमेज शेयरिंग के दम पर वो लोग खूंखार राक्षसों के हमले सह पाएं और मौत के मुंह से बाहर निकल पाएं। मेरी इसी ढाल के पीछे छुपकर हमारी टीम पूरे स्कूल में एक गुमनाम सी टीम से उठकर नंबर 2 के पायदान तक पहुंच गई थी। मुझे लगा था कि हम एक परिवार हैं, लेकिन मैं कितना गलत था। आज जब मैं एक भयानक लड़ाई के बाद अस्पताल के बिस्तर पर घायल पड़ा था, मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुला। मेरी टीम की लीडर बाई छिंगलियन और बाकी लोग अंदर आए। मुझे लगा वो मेरा हाल चाल पूछेंगे, मेरे घावों को देखकर हमदर्दी जताएंगे, लेकिन उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नफरत और गुरूर था। छिंगलियन ने मेरे पास आकर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मेरे मुंह पर कह दिया कि चूं सुन, तुम्हें खुद ही हमारी टीम छोड़ देनी चाहिए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों, तो उसका बेतुका सा जवाब था कि मैं बस एक सपोर्ट करने वाला क्लास हूँ। मैं ना तो किसी की जान बचा सकता हूँ, न ही दुश्मनों को कोई भारी नुकसान पहुंचा सकता हूँ, और मेरा डैमेज तो फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों से भी कम है। ये सुनते ही मेरे अंदर का सारा दर्द एक भयानक गुस्से में बदल गया। मेरा खून खौलने लगा। मैंने चिल्लाकर उनसे कहा कि क्या मैं सच में कमजोर हूँ? तुम लोग अपनी हैसियत कैसे भूल गए? अगर मैंने रात रात भर जागकर वो रणनीतियां नहीं बनाई होती, और अगर मैंने तुम सबका डैमेज, तुम सबकी चोटें अपने ऊपर नहीं ली होती, तो क्या तुम लोग उस डार्क फॉरेस्ट के खूंखार राक्षसों को पार करके कभी जिंदा लौट पाते? लेकिन उन एहसान फरामोशों को मेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका एक और साथी वुमेंग, जो मेरी ही वजह से आज जिंदा खड़ा था, वो भी छिंगलियन की हाँ में हाँ मिलाने लगा। वो मुझे ही ताने मारने लगे कि मैं उनके बिना एक कदम नहीं चल सकता। छिंगलियन ने एकदम पत्थर दिल होकर आखिरी फैसला सुनाते हुए कह दिया कि मेरी मौजूदगी की वजह से पूरी टीम की रफ्तार धीमी हो रही है, और मुझे टीम से बाहर निकालना पूरी टीम के भले और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उनकी इस घटिया और स्वार्थी सोच पर जोर से हंसी आ गई। मैंने कहा कि बहुत खूब, अगर तुम लोगों को यही लगता है कि तुम मेरे बिना अजेय हो, तो मैं भी अपना वो सब वापस ले रहा हूँ जो सिर्फ मेरा है। मैंने अपना हाथ उठाया और तुरंत अपना डैमेज शेयरिंग का जादुई बफ उन सब से वापस खींच लिया। जैसे ही मैंने अपनी ढाल हटाई, वुमेंग, जो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, दर्द से तड़प उठा और उसके मुंह से अचानक खून निकल आया। मैंने वहीं अपने माथे पर बंधी पट्टी को खींचकर निकाल फेंका, उनके सामने टीम छोड़ने का ऐलान किया और पलटकर हमेशा के लिए उस मनहूस कमरे से बाहर निकल गया। मैं अस्पताल से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा और सोफे पर गिर पड़ा। अंदर से मैं बहुत बेचैन और परेशान था। कॉलेज के सबसे जरूरी इम्तिहान में बस 1 ही महीने का वक्त बचा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस आखिरी मौके पर कोई भी नई टीम मुझे अपने साथ नहीं रखेगी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतने सालों तक उन 4 आस्तीन के सांपों को पाल रखा था। लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी और मेरी किस्मत हमेशा के लिए पलट गई। एक सुनहरी रोशनी चमकी और मेरे सामने हवा में तैरता हुआ एक जादुई बॉन्ड सिस्टम चालू हो गया। सिस्टम ने मुझे बधाई देते हुए शुरुआत में ही 100 टीम पॉइंट्स का इनाम दिया। जब मैंने इस सिस्टम को समझा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी और खौफनाक खासियत ये थी कि मैं अपनी टीम के लोगों की सारी खूबियां, उनका तजुर्बा, उनके स्किल्स और उनकी ताकत सीधे अपने अंदर सोख कर इस्तेमाल कर सकता था। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, अगर मेरी टीम में 6 सबसे ताकतवर लोग हो जाएं, तो उन सबकी ताकत मिलकर मुझे इस दुनिया का सबसे अजेय इंसान बना देगी। मैं अभी इस नई ताकत के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर बाई छिंगलियन की बुआ आंटी बाई यिंग का नाम चमक रहा था। वो भले ही छिंगलियन की रिश्तेदार हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा एक बेटे की तरह बहुत ख्याल रखा है। फोन उठाते ही मुझे उनकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो पुराने प्राचीन बाजार में किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैंने बिना एक पल गंवाए उनसे कहा कि आप बिल्कुल न घबराएं, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तुरंत घर से निकला और उन्हें बचाने के लिए बस पकड़कर निकल पड़ा। बस में सफर करते हुए मुझे मेरे सिस्टम की एक और गजब की ताकत का पता चला। सिस्टम का इनसाइट फीचर चालू हो गया था। अब मैं किसी भी इंसान की पूरी कुंडली, उसके सारे राज सिर्फ उसे देखकर जान सकता था। मेरे सामने वाली सीट पर शूकुन नाम का एक लड़का हेडफोन लगाए सो रहा था। मैंने जैसे ही उस पर ध्यान लगाया, मेरे सामने उसकी सारी जानकारी हवा में तैरने लगी। उसका नाम, उसका लेवल 1, उसकी क्लास, कि वो एक ट्रेनी है, उसकी खूबियां, यहाँ तक कि उसे क्या हल्की फुल्की अंदरूनी बीमारी है, ये सब भी सिस्टम ने मुझे बता दिया। मैं एकदम सन्न रह गया कि ये सिस्टम इतनी गहराई से किसी के भी राज कैसे खोल सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं अपने टीम पॉइंट्स का इस्तेमाल करके दूसरों की क्लास और उनका काम तक पूरी तरह से बदल सकता था। इस दुनिया में किसी की क्लास बदलना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन मेरे लिए अब ये बच्चों का खेल था। सिस्टम ने मुझे बताया कि जब भी मेरी टीम के लोग किसी खतरे से बाहर निकलेंगे, कोई नई जगह फतह करेंगे या कोई बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, तो मुझे और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब साफ था, जितनी ताकतवर मेरी टीम होगी, मुझे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स से मैं अपनी टीम के लोगों को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। ये तो ताकत हासिल करने की एक ऐसी परफेक्ट साइकिल बन गई थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं दौड़कर उस प्राचीन बाजार में पहुंचा। वहां बहुत भीड़ जमा थी। झांग लाओसान नाम का एक आदमी गुस्से में आंटी बाई यिंग का हाथ पकड़कर उन्हें सरेआम बेइज्जत कर रहा था। वो उनसे जबरदस्ती 50,000 की भारी रकम मांग रहा था। वो पूरी भीड़ के सामने चिल्ला रहा था कि आंटी यिंग ने उसका बहुत पुराना और कीमती खानदानी सामान
आसमान तोड़ दिया है। आंटी बेचारी रोने वाली हो रही थी। मैंने तुरंत भीड़ को चीरते हुए बीच में आकर झांग लाओसान का हाथ झटक दिया और गुस्से से पूछा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। बिना वक्त बर्बाद किए मैंने तुरंत झांग लाओसान पर अपनी सिस्टम की इनसाइट ताकत का इस्तेमाल किया और जो राज मुझे दिखा उसने मुझे भी हैरान कर दिया। मुझे पता चला कि उसकी बेटी एक बहुत ही भयानक और जानलेवा घोस्ट मियास्मा जहर का शिकार हो गई है। इसी जहर की वजह से वो अस्पताल में मौत की कगार पर है और ये आदमी उसके इलाज के लिए इस तरह लोगों को ठग रहा है। मैंने झांग लाओसान की आंखों में सीधा देखकर बिना डरे पूछा, क्या तुम सच में अपनी बेटी का इलाज नहीं करवाना चाहते? ये बात सुनते ही वो आदमी एकदम सन्न रह गया। उसका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वो हकलाते हुए बोला कि मुझे उसकी बेटी और उसकी बीमारी के बारे में ये सब कैसे पता। तब मैंने उसे हकीकत बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी को कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि वो एक भूतिया जहर का शिकार हुई है। तुम अस्पताल में अपने फालतू पैसे और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हो। वहाँ के डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सकते। अगर तुम्हें सच में अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो उसे अभी अस्पताल से निकालकर किसी ताओवादी मंदिर ले जाओ। सिर्फ वहीं के लोग कोई चमत्कार करके उसे इस जहर से आजाद कर सकते हैं। मेरी ये सटीक बातें सुनकर झांग लाओसान के आंसू छलक पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगा। इस हंगामे के बाद माहौल को शांत करने के लिए मैं और आंटी बाई यिंग बाजार के पास ही एक कैफे में जाकर बैठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली और मेरी इस बड़ी मदद के लिए मेरा दिल से शुक्रिया अदा किया। मैंने उनसे कहा कि आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम कॉफी पीते हुए बात कर ही रहे थे कि मैंने सिस्टम से चुपके से आंटी यिंग की डिटेल्स भी चेक कर ली। उनकी असली सच्चाई देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पता चला कि वो कोई आम महिला नहीं है, बल्कि वो कभी एक बहुत ही ताकतवर और रेयर क्लास की लाइटनिंग मास्टर हुआ करती थी। लेकिन अपनी ही भयानक बिजली की ताकत के जहर के बैकलेश की वजह से उनका लेवल बहुत नीचे गिर गया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बिजली का जहर अभी भी उनके शरीर में था और उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खत्म कर रहा था। लेकिन मेरे सिस्टम ने मुझे उन्हें बचाने का एक अचूक रास्ता दिखा दिया। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आया कि मैं अपने 80 टीम पॉइंट्स खर्च करके उनकी क्लास को सीधा अपग्रेड कर सकता हूँ। वो 9 हेवन लाइटनिंग लॉर्ड नाम की एक ऐसी हिडन और लेजेंडरी क्लास में बदल सकती थी, जिससे न सिर्फ उनका सारा जहर हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, बल्कि वो फिर से अपनी पुरानी ताकत से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगी। तभी आंटी यिंग ने बहुत ही प्यार और चिंता भरे लहजे में मुझसे कहा कि आज जो भी कुछ यहाँ हुआ मैं वो सब बाई छिंगलियन को ना बताऊं। वो नहीं चाहती थी कि बात का बतंगड़ बने। मैंने कॉफी का कप नीचे रखा और बिल्कुल शांत मन से जवाब दिया कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज ही मैं हमेशा के लिए उसकी टीम छोड़ चुका हूँ। ये सुनकर आंटी यिंग एकदम हैरान रह गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने मुझसे बेचैनी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तुम तो उस टीम की जान थे। जब उन्हें पूरी बात समझ आई तो उन्होंने अपनी भतीजी छिंगलियन की इस बेवकूफी और घटिया हरकत के लिए मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उस लड़की ने मेरे जैसे होनहार इंसान को बहुत गलत समझा है। बस मुझे इसी पल और इसी मौके का इंतजार था। मैंने सीधे आंटी यिंग की आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के उन्हें अपनी नई टीम में शामिल होने का न्योता दे दिया। मेरा ये ऑफर सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाई। वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैं कोई तुम्हारी उम्र की स्टूडेंट थोड़ी हूँ जो तुम्हारे साथ बैठकर कॉलेज के एग्जाम दूंगी। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन मुझे अपने जादुई सिस्टम की ताकत पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि मैं उनकी खोई हुई ताकत वापस लौटाकर उन्हें क्या बना सकता हूँ। इसलिए मैंने उनकी बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखकर चुपचाप एक कॉन्फिडेंट और रहस्यमयी मुस्कान दे दी। मैंने आंटी बाई यिंग की आंखों में सीधा देखा और पूरी गंभीरता से कहा कि अगर आप मेरी टीम में शामिल हो जाएं तो मैं आपके शरीर से उस जानलेवा बिजली के जहर को हमेशा के लिए निकाल सकता हूँ। मेरी ये बात सुनकर आंटी यिंग एकदम सन्न रह गईं। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से पूछा कि मुझे उनके अंदर के जहर के बारे में कैसे पता चला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने सिस्टम से उन्हें अपनी टीम में जुड़ने का इनवाइट भेज दिया। उनके सामने एक नीले रंग की जादुई स्क्रीन चमक उठी। उन्होंने हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट पर क्लिक किया। मेरे सिस्टम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं 80 टीम पॉइंट्स खर्च करके उनकी क्लास बदलना चाहता हूँ। मैंने बिना पलक झपकाए कंफर्म कर दिया। अगले ही पल आंटी यिंग के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रोते हुए कहने लगी कि जिस जहर ने उन्हें पूरे 12 साल तक हर दिन तड़पाया, वो दर्द आज पल भर में हवा हो गया। उनके सामने सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा आ गया था कि अब उनकी क्लास बदलकर 9 हेवन लाइटनिंग लॉर्ड बन चुकी है, जो कि एक बेहद ताकतवर और हिडन क्लास है। आंटी यिंग अपनी नई ताकत और अपनी स्किल्स देखकर एकदम हैरान थीं। वो बार बार कह रही थीं कि एक हिडन क्लास इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। तभी मेरे सिस्टम ने मुझे भी एक गजब का सरप्राइज दिया। आंटी यिंग के मेरी टीम में आते ही उनकी सारी बढ़ी हुई ताकत, उनका लेवल और उनकी गजब की फुर्ती मेरे अंदर भी समाने लगी। मैंने चुपके से अपना सिस्टम पैनल खोला और अपनी ताकत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी ताकत का लेवल 170 से उछलकर सीधा 562 पर पहुंच गया था। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। ये ताकत का एक ऐसा तूफान था जिसे महसूस करके मैं खुद अंदर से कांप गया था। इसके साथ ही मुझे आंटी यिंग की वो सारी खौफनाक बिजली वाली जादुई स्किल्स भी मिल गई थीं। आंटी यिंग ने मुझे गौर से देखा और पूछा कि क्या सच में मेरी क्लास सिर्फ एक डैमेज सहने वाले की है या बात कुछ और है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी क्लास में कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली है। मैंने उनसे बहुत ही प्यार से गुजारिश की कि वो मेरे इस राज को किसी के सामने न खोलें। आंटी यिंग समझदार थीं। वो जानती थीं कि अगर दुनिया को ये पता चल गया कि कोई इंसान दूसरों की क्लास बदल सकता है तो पूरी दुनिया के फाइटर
फाइटर्स के बीच तहलका मच जाएगा। उन्होंने मुझे पक्का भरोसा दिलाया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगी। कॉफी पीते हुए आंटी यिंग ने बहुत ही भावुक होकर मेरा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं नहीं होता तो वो धोखेबाज आदमी उनसे 50,000 भी लूट लेता और उन्हें कभी ये नई जादुई ताकत भी नहीं मिलती। उन्होंने मुझसे कहा कि भविष्य में मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हो मैं बिना झिझक उनसे मांग सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे मेरी आगे की प्लानिंग के बारे में पूछा, क्योंकि कॉलेज के इम्तिहान में बस 1 महीना बचा था और मुझे अभी भी अपनी टीम के लिए 4 लोगों की जरूरत थी। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि मैं कल ही स्कूल जाकर नए टीम मेंबर्स की तलाश करूंगा। अगली सुबह जब मैं अपने स्कूल नैनचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के गेट से अंदर जा रहा था तो मुझे अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। सिस्टम से मिली नई ताकत की वजह से मेरे कदम बहुत हल्के हो गए थे और मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। मैं अभी अंदर पहुंचा ही था कि मैंने देखा सामने नोटिस बोर्ड के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा है। मैं भी वहां पहुंचा और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उस बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था, डिस्क्वालिफाइड मेंबर, क्लास 5, ग्रेड 3, चूशुन। वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। वो कानाफूसी कर रहे थे कि ऐसा तो सालों में कभी एक आध बार होता है जब किसी को इस तरह स्कूल की टीम से सरेआम निकाला जाता है। उन्हें पता चल गया था कि ये बाई छिंगलियन की टीम का काम है। लोग बातें बना रहे थे कि मेरी क्लास बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी पूरी टीम ने मिलकर मुझे क्यों रिपोर्ट किया। वो सब मान चुके थे कि अब इस वक्त मुझे स्कूल से निकाले जाने का मतलब है कि मेरा करियर और मेरे कॉलेज जाने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं वहां चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि टीम छोड़ने के बाद बाई छिंगलियन और उसके साथी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे। इस लिस्ट में नाम आने का सीधा मतलब था कि स्कूल का कोई भी दूसरा बच्चा मुझे अपनी टीम में लेने से डरेगा। बाई छिंगलियन ने सच में मुझ पर बहुत ही घटिया वार किया था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी सी मुस्कान थी। मैं सीधा स्कूल के हेड टीचर यू के ऑफिस में गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे वो सबूत देखने हैं जिनके आधार पर मेरी पुरानी टीम ने मुझे डिस्क्वालीफाई करवाया है। लेकिन टीचर यू बहुत ही शांत और सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने मेरी बात को किनारे करते हुए मुझे एक बहुत ही जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि आज दोपहर को ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स के लिए एक खास विथर्ड फॉरेस्ट डंगॉन खोला जा रहा है। ये स्कूल की तरफ से मिला एक स्पेशल चांस है जो ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे समझाया कि पुरानी बातों में उलझकर अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं इस डंगॉन में जाने की तैयारी करूं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास तो कोई टीम ही नहीं है। तब टीचर यू ने मुस्कुराकर कहा कि इस डंगॉन के नियम इतने सख्त नहीं है। इसमें जाने के लिए पूरी 5 लोगों की टीम होना जरूरी नहीं है। अगर टीम में सिर्फ 2 लोग भी हों जो एक दूसरे का साथ दे सकें तो वो भी अंदर जा सकते हैं। ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मतलब मुझे सिर्फ एक और इंसान की तलाश करनी थी और मैं उस डंगॉन में जा सकता था। तभी टीचर यू ने कहा कि वो खुद मुझे एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे जिसके साथ मैं टीम बना सकता हूँ। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि स्कूल का इतना बड़ा टीचर खुद मेरे लिए टीम मेंबर ढूंढ रहा है। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो मू लीशु थी, पूरे नैनचेंग स्कूल की इकलौती हिडन क्लास स्टूडेंट और सबसे खतरनाक फाइटर। वो स्कूल की नंबर 1 जीनियस थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी ताकतवर लड़की यहाँ क्या कर रही है। टीचर यू ने बताया कि हाल ही में मू लीशु की पूरी टीम ने किसी वजह से उसे छोड़ दिया है, इसलिए वो भी अकेली है। टीचर यू ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। मू लीशु ने अपनी स्मार्ट वॉच से मुझे तुरंत अपनी फ्रॉस्ट स्क्वाड में जुड़ने का इनवाइट भेजा, लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वो मेरे स्वाभिमान को चुभ गया। उसने बहुत ही घमंड से कहा कि मैं उसकी टीम में आ जाऊं और वो डंगॉन के अंदर मेरी जान की हिफाजत करेगी। उसने मुझे एकदम कमजोर समझते हुए कहा कि मुझे अंदर जाकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक डरपोक की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहूं। मेरा खून खौल गया। मैं कोई बोझ नहीं था जिसे कोई अपने कंधों पर ढोए। मैंने तुरंत टीचर यू से कहा कि मैं मू लीशु के साथ टीम बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस टीम का कैप्टन मू लीशु नहीं बल्कि मैं बनूंगा। मेरी ये बात सुनते ही टीचर यू ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें लगा मैं पागल हो गया हूं। मू लीशु ने मुझे बहुत ही तीखी नजरों से देखा और ताना मारते हुए पूछा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है जो मैं कैप्टन बनना चाहता हूं। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा जवाब दिया कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलो ट्रेनिंग एरिना में चलकर एक मुकाबला कर लेते हैं। जो जीतेगा वही कैप्टन होगा। हम तीनों ट्रेनिंग एरिना में पहुंच गए। ये एक बहुत ही बड़ा और हाईटेक कमरा था। टीचर यू ने रेफरी की जगह ली और हमें नियम समझाए। उन्होंने कहा कि जमीन पर बनी नीली लाइन से बाहर जो भी गया वो हार जाएगा। ये कोई जानलेवा लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक मुकाबला है। अगर किसी ने जानबूझकर जानलेवा हमला किया तो वो तुरंत मुकाबला रोक देंगे और जो भी अपनी हार मान लेगा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। हम दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी। टीचर यू ने मुकाबला शुरू होने का इशारा कर दिया। मू लीशु ने अपनी तलवार निकाली और बहुत ही एटीट्यूड में मुझसे कहा कि चूशुन, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम पर जुल्म किया, इसलिए इस पूरी लड़ाई में मैं अपनी कोई भी जादुई स्किल इस्तेमाल नहीं करूंगी। मुझे उसका ये घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने अपना भाला कसकर पकड़ा और उससे कहा कि तुम्हारी ये बिना स्किल वाली बात को मैं सिर्फ एक मजाक समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम मुझसे हार जाओ तो बाद में ये बहाना बनाओ कि तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी इस बात ने मू लीशु के अहम पर गहरी चोट की। उसने मुझे एक घमंडी और बेवकूफ लड़का कहा और बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसने हवा में छलांग लगाई और अपनी भारी तलवार से मुझ पर एक बहुत ही खतरनाक वार किया। मैंने भी अपनी पूरी नई ताकत लगाकर अपने भाले से उसके वार को रोक लिया। हमारे हथियारों के टकराने से एक जोरदार आवाज गूंज उठी और वहां से चिंगारियां निकलने लगीं। टीचर यू दूर खड़े सब देख रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि मू लीशु ने भले ही अपनी स्किल्स इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उसकी तलवारबाजी की रफ्तार, उसकी ताकत और उसका एंगल इतना सटीक है कि वो अच्छे अच्छे फाइटर्स को धूल चटा सकती है। वो वाकई में स्कूल की सबसे बेहतरीन हिडन क्लास फाइटर है। वो बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे कि चू शुन जैसा एक मामूली क्लास का लड़का इस भयानक वार का सामना कैसे करेगा। और तभी
हमारे हथियार एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ गए और एक जोरदार धमाका हुआ। मुलीशु की नीली आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसके उस भारी वार को सीधे अपने भाले से कैसे रोक लिया। वो मन ही मन हैरान थी कि मेरी ताकत उससे भी ज्यादा कैसे हो सकती है, जबकि उसने अपना 50% जोर लगा दिया था। जो वार स्कूल के अच्छे अच्छे फाइटर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, उसे मैंने बिना एक कदम हिले झेल लिया था। पास ही खड़े हमारे टीचर यू भी ये नजारा देखकर हैरान रह गए थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो खुद से कह रहे थे, मुलीशु पीछे धकेल दी गई। एक मामूली सपोर्ट क्लास के लड़के ने स्कूल की सबसे खतरनाक हिडन क्लास फाइटर को सीधे वार में पीछे धकेल दिया। मैंने अपने भाले को थोड़ा घुमाया और मुलीशु की आंखों में देखकर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ मुलीशु? क्या तुम अभी भी पक्के तौर पर कह सकती हो कि तुम अपनी जादुई स्किल्स इस्तेमाल नहीं करोगी? मेरी इस बात ने उसके अहंकार पर बहुत गहरी चोट की। वो गुस्से से तिलमिला उठी और चिल्लाकर बोली, ये तो बस पहला वार था, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अब इसके बाद मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगी। ये कहते ही वो बिजली की रफ्तार से मुझ पर टूट पड़ी। उसकी भारी तलवार हवा को चीरते हुए मुझ पर लगातार और खौफनाक हमले करने लगी। लेकिन मेरे सिस्टम से मिली नई ताकत की बदौलत मेरी फुर्ती आम इंसानों से बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने अपने भाले से उसके हर एक वार को बहुत ही आसानी से हवा में ही काट दिया। मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। मेरी इस गजब की फुर्ती को देखकर टीचर यू के पसीने छूट गए। वो समझ चुके थे कि मेरी रफ्तार किसी भी आम फाइटर से कहीं ज्यादा है। वो सोचने लगे कि अगर मेरी रफ्तार इतनी तेज ना होती तो मुलीशु के इतने खतरनाक हमलों से बचना बिल्कुल नामुमकिन था। उन्हें यकीन हो गया कि मैं अब कोई मामूली सपोर्ट फाइटर नहीं रहा। मेरी क्लास में जरूर कोई बहुत बड़ा और रहस्यमयी बदलाव हुआ है। उधर मुलीशु भी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि वो मुझे अपनी सिर्फ तलवारबाजी से नहीं हरा सकती। वो पीछे हटी और उसने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब घमंड की जगह एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी ताकत मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी जादुई तलवार हवा में उठाई। टीचर यू घबरा गए और चिल्लाए, मुलीशु ने अपनी स्किल इस्तेमाल कर ली है। पल भर में ही पूरे ट्रेनिंग कमरे का तापमान भयानक रूप से गिर गया। जमीन पर एक विशाल जादुई चक्र बना और बर्फ की खौफनाक चट्टानें निकलने लगीं। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझ पर एक जानलेवा बर्फीला बवंडर छोड़ दिया। मैंने भी पीछे न हटते हुए अपने हथियार से अपनी नीली ऊर्जा का एक भयानक वार उसकी तरफ छोड़ दिया। दोनों ताकतों के टकराने से इतना भयानक धमाका हुआ कि पूरा कमरा धुएं से भर गया। टीचर यू पसीना पसीना हो गए। वो सोच रहे थे कि ये इतनी खौफनाक ताकत है कि अगर कोई टॉप लेवल का फाइटर भी इसके सामने आ जाए तो उसकी भी जान जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो धुआं छंटा, मुलीशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उस बर्फ के तूफान के सामने कहीं था ही नहीं। अगले ही सेकंड मेरा हथियार सीधा उसकी गर्दन पर रखा था। मैंने बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज में कहा, तुम हार गई हो। उसकी आंखों में खौफ और बहुत गहरी हैरानी थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो हकलाते हुए बोली, मैं हार गई? मैं सच में हार गई। मैंने अपनी हिडन क्लास की सबसे ताकतवर स्किल इस्तेमाल की थी, फिर भी मैं कैसे हार गई? तुमने अभी कौन सी स्किल इस्तेमाल की? मैंने उसे बताया, मैंने अपनी 9 हेवन लाइटनिंग लॉर्ड की फ्लैश स्किल का इस्तेमाल किया था। इस स्किल से मैं कुछ ही पल के लिए खुद को पूरी तरह से बिजली में बदलकर पलक झपकते ही तुम्हारे पीछे आ गया। मेरी ये रफ्तार इतनी तेज थी कि तुम्हारी आंखें उसे देख ही नहीं पाई। तो तुम जवाब कैसे देती? अपनी करारी हार के बाद मुलीशु सारा घमंड टूट चुका था। उसने अपनी हार मानी और कहा, मैं हार गई। मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। उसने अपनी स्मार्ट वॉच से मेरी टीम में शामिल होने का इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया और जैसे ही उसने एक्सेप्ट दबाया, मेरे सिस्टम में एक गजब का जादुई तूफान आ गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, आपने मुलीशु को टीम में शामिल कर लिया है। बॉन्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। मुलीशु की ताकत के जुड़ते ही मुझे उसकी सारी खूबियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। सिस्टम स्क्रीन पर नंबर तेजी से भागने लगे। ताकत प्लस 488, फुर्ती प्लस 502 और शारीरिक क्षमता प्लस 3998। ये देखकर मेरे खुद के होश उड़ गए। मैंने हैरान होकर अपना जादुई पैनल खोला। मेरी ताकत और फुर्ती दोनों 1000 का आंकड़ा पार कर गए थे। मैं मन ही मन खुशी से पागल हो रहा था। क्या ये सच में एक 20 लेवल के फाइटर की ताकत है? इतनी सारी जादुई स्किल्स और इतनी भयानक ताकत के साथ मैं अब वो कमजोर सपोर्ट फाइटर बिल्कुल नहीं रहा जो सिर्फ दूसरों के वार सहता था। टीचर यू ने मेरे पास आकर हैरानी से पूछा, चुशुन, तुम्हारी ये क्लास? मैंने बहुत ही शांति से जवाब दिया, टीचर यू, मेरी क्लास में कुछ म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली है, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं बता सकता। टीचर यू ने गहरी सांस ली और कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी पुरानी टीम की उस झूठी डिस्क्वालीफाई वाली रिपोर्ट की पूरी जांच करेंगे और अगर वो सबूत झूठे निकले तो वो मेरे सिर से ये कलंक हटा देंगे। उन्होंने मुझे कैप्टन बनने की बधाई दी और कहा कि अगर कोई भी जरूरत हो तो मैं उनसे कह सकता हूँ। मैं और मुलीशु वहां से बाहर निकले। उसने मुझे कैप्टन कहकर बुलाया और पूछा कि आज दोपहर के डंगॉन के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी। उसने बताया कि वो डंगॉन की पूरी रणनीति पहले ही तैयार कर चुकी है। मैंने उससे कहा कि वो उस रणनीति को फाइनल करे। तब तक मैं डंगॉन में जाने के लिए कुछ जरूरी सामान और रिकवरी पोर्शन अपने लॉकर से ले आता हूँ। दूसरी तरफ मेरी वो पुरानी एहसान फरामोश टीम एक कमरे में बैठकर मेरी ही बर्बादी का जश्न मना रही थी। वू मेंग जोर जोर से और बहुत ही भद्दे तरीके से हंस रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आज जो सुना तुम यकीन नहीं करोगे। पूरा स्कूल चूशुन को एक बेकार और घटिया इंसान मान रहा है। सब कह रहे हैं कि हमने उसे टीम से निकालकर बहुत अच्छा किया। मैंने उसे नोटिस बोर्ड के पास खड़ा देखा था। उसका चेहरा डर के मारे हरा पड़ गया था। उनका एक और साथी बोला कि उसने सुना है मुलीशु की टीम टूट गई है, तो क्यों ना उसे अपनी टीम में बुला लें, क्योंकि उन्हें अभी भी एक मेंबर की जरूरत थी। लेकिन बाई छिंगलियन ने बहुत ही घमंड से कहा कि मुलीशु जैसी बड़ी फाइटर उनकी टीम में नहीं आएगी। लेकिन उसने एक और बड़ी खबर दी। उसने कहा कि आखिरी मेंबर का इंतजाम उसने कर लिया है। एक बहुत बड़े अरबपति खानदान का वारिस क्वीन नियन, जो पूरे शहर में हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है, वो कुछ ही दिनों में उनके स्कूल में ट्रांसफर होकर उनकी टीम में जुड़ने वाला है।
ये सुनकर वू मैंग खुशी से उछल पड़ा। वो चिल्लाने लगा कि एक अरबपति के आने से तो उनके पास हथियारों और पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी। वो लोग आसमान छुएंगे। वो लोग इतने ज्यादा अहंकार में डूब चुके थे कि जब दोपहर के डंगॉन के लिए रिकवरी पोर्शन खरीदने की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी टीम इतनी ताकतवर है कि वो डंगॉन को सीधे कुचल देंगे। महंगे हीलिंग पोर्शन पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि वो पैसे बचाकर नए हथियार खरीदें। उनका यही घमंड उनके विनाश की शुरुआत था। मैं अपने स्कूल के लॉकर रूम में पहुंचा। मैंने अपना पासवर्ड 1205 फीट डाला और अंदर से रिकवरी पोर्शन का अपना बैग निकाल लिया। मैं बैग लेकर मुड़ ही रहा था कि अचानक वो चारों वहां आ धमके। वू मैंग बहुत ही चालाकी और घमंड से हंसता हुआ मेरे पास आया। उसने ताना मारते हुए कहा, ओहो, ये चूशुन है ना? क्या हुआ, एक दिन भी खुद को संभाल नहीं पाए? मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम तो गिड़गिड़ाने के लिए वापस आ गए। उनका दूसरा साथी बोला, अगर तुम सच में अपनी गलती मानकर हमारे सामने घुटने टेक दो तो हो सकता है हम तुम्हारी डिस्क्वालीफाई वाली रिपोर्ट वापस ले लें। मैंने उनकी इस फालतू और बचकानी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला, उनकी तरफ बहुत ही ठंडी नजरों से देखा और शांत आवाज में कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आया था। तुम लोग एक एक करके इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? मैं उनके बीच से गुजर कर बाहर जाने लगा। बाई छिंगलियन ने मुझे नफरत से घूरते हुए कहा, बस झूठा दिखावा कर रहा है। अगली बार अगर ये घुटनों पर बैठकर भी अपनी टीम में वापस आने की भीख मांगेगा तो भी मैं इसे कोई मौका नहीं दूंगी। कोई नियन के आने के बाद चूशुन जैसे कूड़े की हमारी नजरों में कोई औकात नहीं रहेगी। मुझे उसकी इन फालतू बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बिना एक पल के लिए भी पीछे मुड़े उन चारों को उनके घमंड में डूबने के लिए वहीं छोड़ दिया और दरवाजे से बाहर निकलकर उस सुनहरी रोशनी की तरफ बढ़ गया। आज जब मैं रनिंग ट्रैक पर खड़ा था तो हमेशा की तरह वो घमंडी चेन गांग अपने साथियों के साथ मेरे पास आया और ताना मारते हुए बोला कि अरे, ये तो हमारे स्कूल का जाना माना चेहरा है ना, जिसके पास टीम तो क्या रहने की जगह भी नहीं है, फिर भी यहाँ क्या करने आए हो? वो अपनी गंदी सी मुस्कान के साथ मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि कहीं तुम अकेले ही इस डेंजियन में जाने की तो नहीं सोच रहे? तभी उसके पीछे खड़े काले कपड़ों वाले लड़के ने चालाकी से हंसते हुए कहा कि चेन गांग, शायद इसे यहाँ के नियम नहीं पता। डेंजियन में जाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। हमें अच्छे दिल से इसे ये बात समझानी चाहिए। वहाँ पेड़ के पास मेरी पुरानी दोस्त खड़ी थी। उसने उदास होकर मुझसे कहा कि चूशुन, चेन गांग की बातें भले ही कड़वी हों पर सच हैं। तुम्हारी मौजूदा हालत ऐसी है कि इस स्कूल में तुम्हारे लिए टिकना मुश्किल है। यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने लिए कोई और रास्ता चुन लो। कॉलेज का रास्ता अगर बंद हो गया है तो कोई और रास्ता देख लो। चेन गांग को इतने से तसल्ली नहीं मिली। वो हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए मेरे और करीब आया और बोला कि चूशुन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर कोई काम नहीं है तो कहो तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर दूं। आओ, मेरे जूते साफ कर दो, एक बार के 100 रुपए दूंगा। लेकिन उसकी यह बकवास ज्यादा देर नहीं चल सकी। सीढ़ियों पर बैठी उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी नीली चमक आई। वो कोई और नहीं, पूरे स्कूल की सबसे होनहार और नंबर 1 स्टूडेंट मूली शू थी। उसने चिल्लाकर कहा कि बर्फीला वार, और आसमान से एक विशाल बर्फीली तलवार सीधे चेन गांग के पैरों के पास आकर जमीन पर धंस गई। चारों तरफ बर्फीला तूफान आ गया और पूरी जमीन जम गई। चेन गांग डर के मारे चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से कांपने लगीं और माथे पर पसीना आ गया। मूली शू आगे बढ़ी और कड़कती आवाज में पूछा कि तुम लोग किसे कह रहे थे कि उसके पास कोई टीम नहीं है? वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। वो सब हैरान होकर कानाफूसी करने लगे कि ये तो स्कूल की नंबर 1 मूली शू है। मूली शू ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मैदान पर खड़े सारे लड़कों के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बड़े ही अदब से मेरी आंखों में देखा और बोली कि कैप्टन, मूली शू टीम में शामिल होने के लिए तैयार है। ये सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जो लोग कल तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो हक्के बक्के रह गए कि क्या कैप्टन? मूली शू ने चूशुन को कैप्टन कहा। चारों तरफ लड़के और लड़कियां हैरान होकर चिल्लाने लगे कि स्कूल की सबसे बड़ी जीनियस मूली शू इस बेकार चूशुन की टीम में कैसे जा सकती है? ये क्या चक्कर है? कुछ लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं कि ध्यान से देखो, मूली शू का बर्ताव चूशुन के सामने कितना बदला हुआ है। वो उसकी कितनी इज्जत कर रही है। उसका वो बर्फीला और रूखा अंदाज तो गायब ही हो गया। वहीं दूसरी तरफ वो घमंडी लड़की दूर से हमें देखकर जल रही थी। उसने हाथ बांधकर मुंह फेरते हुए कहा कि इसमें इतना उछलने की क्या बात है? 2 ऐसे लोग जिन्हें किसी ने अपनी टीम में नहीं लिया, उन्होंने मिलकर एक जोड़ी बना ली। जो भी हो, ये दोनों मिलकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चेन गांग भी अपनी शर्ट को ठीक करते हुए दोबारा अकड़कर बोला कि हाँ, वो सही कह रही है। भले ही मूली शू इसके साथ आ गई हो, पर डेंजियन के अंदर तो मूली शू को ही अकेले लड़ना पड़ेगा। ये चूशुन तो किसी काम का नहीं है। तभी अचानक आसमान में एक जबरदस्त चीख गूंजी। मैंने और बाकी सब ने ऊपर देखा तो नीले आसमान में सूरज की रोशनी के बीच एक विशाल बाज तेजी से नीचे आ रहा था। जैसे ही वो बाज जमीन पर उतरा, धूल का गुबार उठा और एक जादुई सुनहरी रोशनी चमकी। वो बाज और कोई नहीं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे। उन्हें अचानक वहां देखकर मैं और बाकी सब चौंक गए। सब कहने लगे कि ये तो प्रिंसिपल साहब हैं, जो कभी किसी मीटिंग में भी नहीं आते। वो आज अचानक यहाँ कैसे आ गए? प्रिंसिपल साहब के साथ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी थे। उन्होंने आदर से पूछा कि प्रिंसिपल साहब, आप खुद यहाँ क्यों आए हैं? प्रिंसिपल साहब ने गंभीर आवाज में खड़े होकर ऐलान किया कि मैं यहाँ एक बहुत जरूरी घोषणा करने आया हूँ। अगले हफ्ते 4 स्कूलों का महामुकाबला होने जा रहा है और इस बार के सूखे जंगल के इम्तिहान में जो भी टॉप 2 टीमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाएंगी, उन्हें ही हमारे स्कूल की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। इसलिए सभी टीमें इस इम्तिहान को बहुत गंभीरता से लें। यह सुनते ही चारों तरफ खलबली मच गई। स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे कि क्या अगले हफ्ते ही मुकाबला है?
ये तो हमेशा कॉलेज के एग्जाम से 2 हफ्ते पहले होता था, इस बार इतनी जल्दी क्यों? एक लड़का तो उत्साह के मारे लाल हो गया और बोला कि मैंने सुना है कि पिछली बार जीतने वाली टीम के हर मेंबर को एक बेहद कीमती जादुई स्टोन मिला था, जिससे लेवल 20 के खिलाड़ी सीधे प्रमोट हो जाते हैं। और तो और सबसे कम रैंक वाले को भी लाखों का नकद इनाम मिलता है। सब बातें कर रहे थे कि हमेशा तो शुआंग हान टीम ही जीतती थी, पर इस बार वो टीम बिखर चुकी है, इसलिए मुकाबला बराबरी का है। चेन गांग भी उस घमंडी लड़की के पास जाकर खुश होते हुए बोला कि इस बार तो हमारी जीत पक्की है, हमारी टीम टॉप 2 में आराम से आ जाएगी। वो काले कपड़ों वाला लड़का भी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हाँ, एक बार हम लीग में पहुंच जाएं, फिर अपनी टीम को और मजबूत कर लेंगे। अब वक्त आ चुका था। प्रिंसिपल साहब ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ नीले रंग का पोर्टल डिवाइस लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र फूंका। देखते ही देखते स्कूल की बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा घूमता हुआ जादुई काला पोर्टल खुल गया। सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए जोश में उस पोर्टल की तरफ दौड़े। चेन गांग और उसकी टीम भी आगे बढ़ गई। मूली श्यू और मैं एक साथ खड़े थे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि चलो चलें। हम दोनों ने एक साथ उस अंधेरे पोर्टल के अंदर कदम रख दिया। पोर्टल के पार कदम रखते ही मैं सीधे एक सूखी और फटी हुई जमीन पर गिरा। चारों तरफ घना कोहरा, सूखे और डरावने पेड़ थे। मैं उठकर खड़ा हुआ। मूली श्यू मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि कैप्टन, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने चारों तरफ देखते हुए पूछा कि कैप्टन, अब हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? सामने 2 रास्ते थे। बाईं तरफ सूखे पेड़ों से घिरा एक डरावना और संकरा रास्ता था, जहाँ खतरा और मौका दोनों थे। दाईं तरफ एक खुला रास्ता था, पर उस पर कटीली झाड़ियां बिछी हुई थीं। मूली श्यू ने बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा कि कैप्टन, हमें इस सूखे पेड़ों वाले रास्ते से चलना चाहिए। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, सावधानी बेहतर है, पहले मैं जांच करूंगा। मैंने अपनी कलाई की जादुई घड़ी को दबाया और उससे एक छोटा लकड़ी का जादुई पुतला निकाला। मैंने उस पर अपनी जादुई उंगली से रोशनी डाली, जिससे पुतले की नीली आंखें चमक उठीं और वो एक्टिव हो गया। मूली श्यू यह देखकर हैरान रह गई कि मैजिक पपेट। मैंने पुतले को आगे भेज दिया। पुतला तेजी से दौड़ते हुए उस डरावने रास्ते के अंदर चला गया। मेरी आंखों के सामने एक बड़ी सी होलोग्राफिक जादुई स्क्रीन आ गई, जिस पर पुतले के कैमरे से रास्ता दिखने लगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, रास्ता बिल्कुल साफ और शांत था। मूली श्यू ने स्क्रीन देखकर कहा कि यह रास्ता तो बिल्कुल खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लगी कि यह ठीक नहीं है। पुतले को और आगे जाने दो। पुतला 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसका पैर एक सूखे तने पर पड़ा। तना टूट गया और एक बड़ा सा भारी पत्थर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। रास्ता हिलने लगा और एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ टूटकर सीधे उस पुतले के ऊपर आ गिरा। पुतला पूरी तरह कुचल गया। मेरी स्क्रीन लाल हो गई और उस पर मैसेज आया कि कलेक्शन लॉस्ट, मैजिक पपेट नष्ट हो चुका है। मैं और मूली श्यू दोनों चौंक गए। मैंने कहा कि देखा, गड़बड़ थी। ये रास्ता खुद में ही एक बहुत बड़ा जाल था। मूली श्यू ने अपनी आंखें बंद करके सोचते हुए कहा कि रास्ते पर जाल? ऐसे खतरनाक जाल तो सिर्फ ऊंचे लेवल के डेंजियन में होते हैं। ये सूखा जंगल तो नए खिलाड़ियों के लिए है। लेकिन अगर ये रास्ता जाल था तो यहाँ किसी जंगली जानवर का न होना अब समझ आता है। मैंने उससे कहा कि यह जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, संभल कर रहना होगा। उसने सिर हिलाया कि हाँ, और आखिरकार हमने कांटों वाले दूसरे रास्ते पर बढ़ने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सीक्रेट कंट्रोल रूम में प्रिंसिपल साहब अपनी बड़ी स्क्रीन पर हम दोनों को ही देख रहे थे। उन्होंने मेरी सूझबूझ को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने वाइस प्रिंसिपल से पूछा कि इस लड़के का नाम क्या है। वाइस प्रिंसिपल ने अब कि इसका नाम चूशुन है, क्लास 5 का स्टूडेंट है। इसकी ताकत बहुत ही दुर्लभ है। प्रिंसिपल साहब ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा कि दुर्लभ ताकत और इस उम्र में मैजिक पपेट बनाने की कला। इस लड़के ने वाकई बहुत मेहनत की है, लेकिन सिर्फ जासूसी के खिलौने बना लेने से कोई डेंजियन में जिंदा नहीं बच जाता। इस दुनिया में सिर्फ असली ताकत ही सब कुछ तय करती है। लेकिन खोज करने वाले औजार बनाना यह साबित नहीं करता कि तुम किसी डंजन में जिंदा बच पाओगे। असलियत तो सिर्फ ताकत ही है। बाई जी, तुम लोग ठीक हो ना? बाई जी, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? इसमें इतना उलझने वाली क्या बात है? ये रास्ता सीधा दिख रहा है कि यहाँ मॉन्स्टर्स को मारना आसान होगा। राइट साइड का रास्ता देखो, वह कांटों से भरा है, चलना मुश्किल है और वहाँ कोई बड़े मॉन्स्टर्स भी नहीं होंगे। लेकिन ये लेफ्ट वाला रास्ता, वहाँ एक अलग ही डर है। ज्यादा चांस है कि वहाँ हाई लेवल मॉन्स्टर्स मिलेंगे। चेन गैंग बिल्कुल सही कह रहा है। ये रास्ता देखने में ही काफी रोमांचक लग रहा है, पर बात यह है कि अगर वह बेवकूफ चूशुन आज भी हमारे साथ इस डंगौन में होता तो पक्का वह बहुत देर तक रोता रहता और अपने उस फालतू जादुई कठपुतली वाले खिलौने को निकालकर हमें इंप्रेस करने का झूठा दिखावा कर रहा होता। उसकी इस बात पर चेन गांग भी जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा कि और नहीं तो क्या, वह एक टूटे हुए लकड़ी के खिलौने के साथ घंटों तक बस टाइम बर्बाद करता रहता था। अपना वह फालतू दिखावा करने के अलावा उस लड़के का हमारी टीम में और कोई भी काम नहीं था। तभी उनकी लीडर बाई छिंगलियन अपनी जगह पर रुक गई। दोनों को डांटते हुए कहा कि बस करो, अब उस डरपोक और हमेशा पीछे छुपने वाले चूशुन के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दो। अब वह हमारी टीम में नहीं है तो वह हमारे लिए कोई बोझ भी नहीं है। उसके जाने के बाद अब हमारी टीम की लड़ने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जानी चाहिए। हमें इस बार स्कूल के टॉप 2 में अपनी जगह हर हाल में पक्की करनी है। चलो बिना रुके आगे बढ़। वो लोग उस अंधेरे और खौफनाक जंगल में बहुत देर से चलते जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी राक्षस नजर नहीं आ रहा था। उनका पर्पल बालों वाला साथी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए बहुत ही अजीब तरीके से बोला कि यह कितनी अजीब बात है। हम डंगौन में इतनी दूर आ गए, लेकिन यहाँ एक भी राक्षस क्यों नहीं दिख रहा है?
ये सुनकर चेन गांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिढ़ते हुए चिल्लाने लगा कि यह कैसा बकवास और मनहूस रास्ता है। यहाँ सिर्फ डरावना सन्नाटा है, लेकिन लड़ने के लिए कोई राक्षस ही नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अपने इसी खोखले गुस्से और घमंड को दिखाने के लिए चेन गांग ने पास ही खड़े एक बहुत ही विशाल और सूखे हुए पेड़ पर अपनी पूरी ताकत से मुक्का दे मारा। उस पेड़ पर मुक्का पड़ते ही पेड़ बुरी तरह से हिला। ऊपर की टहनियों से एक भयानक जहरीला कीड़ा और एक बहुत ही भारी नुकीला पत्थर सीधा नीचे गिरा। वह नुकीला पत्थर हवा को चीरता हुआ सीधा चेन गांग के उसी हाथ पर आकर लगा जिससे उसने मुक्का मारा था। पत्थर की चोट इतनी जबरदस्त थी कि चेन गांग के हाथ का मांस फट गया और वहां से खून बहने लगा। वह दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा कि चूशुन, तुमने अभी तक मेरे इस दर्द को अपने ऊपर क्यों नहीं लिया? तुम मेरा डैमेज शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? उसे अब जाकर एहसास हुआ कि मेरी उस डैमेज शेयरिंग की ताकत के बिना वो एक मामूली सी खरोंच का दर्द भी नहीं सह सकता था। चेन गांग दर्द से तड़पते हुए अपनी टीम वालों से पूछने लगा कि क्या किसी के पास रिकवरी दवा है? उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। उसकी ये हालत देखकर बाई छिंगलियन बुरी तरह चिढ़ गई। उसने चेन गांग को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम एक इतने हट्टे कट्टे आदमी हो और इतनी सी मामूली खरोंच का दर्द नहीं सह सकते? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे इस छोटे से कट के लिए अपनी कीमती दवा बर्बाद कर दें? हमारी टीम सिर्फ 2 ही रिकवरी पोर्शन लेकर आई है जो बहुत बड़े खतरे के लिए बचा कर रखे गए हैं। अगर वो दवा अभी इस्तेमाल कर ली गई तो आगे बड़े राक्षसों के सामने हम क्या करेंगे? उनका एक और साथी घबरा गया था। उसने डरते हुए कहा कि शायद उन्हें रास्ता बदल लेना चाहिए, लेकिन बाई छिंगलियन ने उसे भी कायर कहते हुए बुरी तरह डांट दिया और कहा कि जरा सी बात पर पीछे हटने की सोच रहे हो? तुम्हारे अंदर एक वॉरियर वाली कोई बात ही नहीं है। चलो बिना कोई बकवास किए आगे बढ़ो। वहीं दूसरी तरफ इस विशाल डंगोन के एक दूसरे हिस्से में मैं और मुलीशु बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी हमारे सामने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जमीन फाड़कर निकली हुई विशालकाय और कांटेदार झाड़ियों ने एक अभेद्य दीवार बना रखी थी। मुलीशु ने बिना एक पल गंवाए अपनी जादुई नीली तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। वह उन झाड़ियों को काटने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने बहुत ही शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे रोक दिया। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, अगर तुम इसी तरह हर छोटी रुकावट पर अपनी ताकत और जादुई ऊर्जा को झाड़ियां काटने में बर्बाद करती रहीं तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगी। डंगोन के अंदर अपनी ऊर्जा बचाकर रखना सबसे जरूरी होता है। और थोड़ी हैरानी से पूछा कि अगर हम इन कांटों को काटेंगे नहीं तो फिर हम आगे का रास्ता कैसे पार करेंगे? मैंने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी बाहर निकाली। उस शीशी के अंदर प्यूरिफिकेशन पाउडर भरा हुआ था। मैंने थोड़ा सा जादुई पाउडर अपनी हथेली पर निकाल लिया और बहुत ही आराम से उन खौफनाक कांटों की तरफ उस पाउडर पर फूंक मार दी। जैसे ही वो चमकता हुआ पाउडर उन जहरीले कांटों पर जाकर गिरा, उनके अंदर का सारा जहर पल भर में खत्म हो गया। मुलीशु यह सब देखकर हैरान रह गई। मैंने उसे बताया कि यह पाउडर इस डंगोन के अंदर मौजूद जहर को पूरी तरह काट देता है। मुलीशु ने मेरी तरफ बहुत इज्जत से देखते हुए कहा कि कैप्टन, आपको सच में बहुत ज्यादा जानकारी है। हम उस सुरक्षित रास्ते से अभी कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक आसमान से एक बहुत ही खौफनाक आवाज आई। हमने तुरंत ऊपर देखा। आसमान से एक विशालकाय उल्लू हमारी तरफ सीधा झपट रहा था। उसका चेहरा एक बहुत ही डरावने झुर्रियों वाले बूढ़े इंसान जैसा था। मुलीशु तुरंत अलर्ट हो गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि कैप्टन, सावधान रहिए। पलक झपकते ही मुलीशु ने अपनी जादुई तलवार को घुमाया और हमारे ठीक ऊपर एक बहुत ही विशाल और मजबूत नीले रंग की बर्फ की ढाल बना दी। लेकिन वो खौफनाक उल्लू आसमान से इतनी भयानक रफ्तार से नीचे आया कि उसके पंजों ने मुलीशु की उस बर्फ की ढाल को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। वह उल्लू हमारा बचाव तोड़कर वापस हवा में मंडराने लगा। मैंने तुरंत अपने जादुई सिस्टम से उस राक्षस की पूरी जानकारी अपनी आंखों के सामने खोल ली। मेरी आंखें यह देखकर हैरानी से चौड़ी हो गईं कि वह एक क्राइंग फेस आउल था और उसका लेवल पूरे 15 था। इस शुरुआती डंगोन में लेवल 15 का एलीट राक्षस कैसे आ गया? मुलीशु का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वह चिढ़कर अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए थी और बिल्कुल इसी पल का मुझे इंतजार था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी भयानक ताकत को मुलीशु के शरीर में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अगले ही सेकंड मुलीशु के शरीर के चारों तरफ एक बहुत ही विशाल सुनहरा जादुई घेरा बन गया। मुलीशु की ताकत अचानक से एक ही झटके में कई गुना बढ़ गई। उसने हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाई। उसने अपनी पूरी नई ताकत के साथ अपनी तलवार से उस उड़ते हुए राक्षस पर एक विशालकाय नीले रंग का जादुई वार किया। वह भयानक वार हवा को चीरता हुआ सीधा उस राक्षस से जा टकराया। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और वह खूंखार राक्षस राख में तब्दील हो गया। मुलीशु जमीन पर वापस आई। वह अपनी ही तलवार को हैरानी से देख रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि कैप्टन, मेरे शरीर के सारे स्टेट्स और ताकत 2 गुने से भी ज्यादा कैसे हो गए? क्या यह आपकी डैमेज शेयरिंग की असली ताकत है? आपने अपने सारे स्टेट्स मुझे दे दिए? वह समझ गई कि मेरी खुद की असली ताकत उससे भी 2 गुनी या तिगुनी ज्यादा है। हम अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से बहुत सारी डरावनी चीखें गूंजने लगीं। पूरा आसमान एकदम काला पड़ गया। मुलीशु ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। वहां सैकड़ों की तादाद में वही डरावने बूढ़े चेहरे वाले उल्लू मंडरा रहे थे। मुलीशु ने कहा कि शायद उस मरने वाले उल्लू ने चीख कर अपने सारे साथियों को यहाँ बुला लिया है। मेरे चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। मैंने मुलीशु की तरफ देखा और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि तो क्या हुआ? तुम्हारे पास अभी जो जादुई ताकत है, क्या तुम अपनी इस नई ताकत से इन सबको मार नहीं सकती? ये सारे राक्षस हमारे लिए सिर्फ फ्री का एक्सपीरियंस है। एक राक्षस को मारने पर हमें 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर यहाँ 40 राक्षस भी हैं तो आज हमारा लेवल बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अब ये पूरा नजारा डंगोन के बाहर भी देखा जा रहा था।
स्कूल के सबसे सुरक्षित कंट्रोल रूम में सामने लगी बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर हमारी यह पूरी लड़ाई लाइव चल रही थी। वहां काले कोट पहने हुए टीचर यू और सफेद दाढ़ी वाले स्कूल के प्रिंसिपल खड़े थे। मुलीशु का वह विशाल नीले रंग का वार देखकर प्रिंसिपल साहब की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्होंने बहुत ही हैरानी से टीचर यू से पूछा कि मुलीशु की क्लास क्या है। टीचर यू ने तुरंत जवाब दिया कि यह ट्विन मून स्वॉर्ड इमॉर्टल क्लास की लड़की है, जिसका अटैक करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। प्रिंसिपल साहब बोले कि इस लड़की ने तो अभी तक अपना पहला बड़ा लेवल अप भी पूरा नहीं किया है, फिर भी इसने जो जादुई वार अभी किया है वह किसी एडवांस लेवल के फाइटर से भी ज्यादा ताकतवर था। टीचर यू ने अपने कंप्यूटर पर टाइप करते हुए मेरी पूरी प्रोफाइल खोल दी। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताते हुए कहा कि यह सब उस लड़के की वजह से हो रहा है। इसका नाम चूशुन है, यह लेवल 16 का है और इसका प्रोफेशन एक डैमेज शेयरर का है। कल ही इस लड़के को इसकी पुरानी टीम ने बाहर निकाल दिया था। यह सुनकर प्रिंसिपल साहब और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने चौंकते हुए कहा कि एक सपोर्ट क्लास का लड़का, और मुझे यह भी पता चला है कि इस सपोर्ट क्लास वाले लड़के ने आज सुबह ट्रेनिंग रूम में मुलीशु को हरा दिया था। एक मामूली सपोर्ट करने वाला किसी हिडन क्लास वाले को कैसे हरा सकता है? तभी कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर वह सैकड़ों खौफनाक उल्लू आसमान में मंडराते हुए नजर आने लगे। प्रिंसिपल साहब की आंखें यह खौफनाक नजारा देखकर फटी की फटी रह गईं। वह घबराते हुए बोले कि यह तो क्राइंग फेस आउल के राक्षस हैं। अब ये दोनों बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये उल्लू मरने से ठीक पहले बहुत जोर से चीखते हैं और अपने पूरे झुंड को बुला लेते हैं। अब इन दोनों बच्चों के भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने तुरंत टीचर यू को जोर से आर्डर देते हुए कहा कि तुम तुरंत स्कूल की बचाव टीम को डंगॉन के अंदर भेजो। टीचर यू ने तुरंत कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर आखिरी नजारे में मुलीशु बिना किसी डर के अपनी चमकती हुई जादुई तलवार लेकर उन सैकड़ों खूंखार उल्लुओं के झुंड पर सीधा हमला करने के लिए आगे की तरफ दौड़ पड़ी। मुलीशु के वार से सारे ओवल बर्फ में जमकर मारे गए। बाद में मुझे पता चला कि उस समय नियंत्रण कक्ष में क्या उथल पुथल मची थी। प्रिंसिपल और शिक्षक यूजी की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। उनके सामने आंकड़े तेजी से बदल रहे थे। 300 अंक, 580 अंक और फिर सीधे 4900 अंक। बिना नाम वाले हमारे दल ने, जिसमें केवल मैं और मेरी साथी मुलीशु थे, पूरे विद्यालय के होश उड़ा दिए। प्रिंसिपल साहब यह देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए। उन्होंने टीचर यू की तरफ पलटकर गहरी आवाज में पूछा कि यूजी, मुझे सच सच बताओ, क्या चूशुन की सपोर्ट क्लास में सच में कोई भयानक म्यूटेशन हुआ है? टीचर यू ने अपना चश्मा ठीक करते हुए पूरी गंभीरता से जवाब दिया कि सर, चूशुन ने खुद यही बताया था और उसके इस विनाशकारी प्रदर्शन को देखकर यह साफ है कि उसकी क्लास अब म्यूटेट होकर एक हिडन क्लास के स्तर तक पहुंच चुकी है। प्रिंसिपल साहब के चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों एक साथ आ गईं। वह कहने लगे कि कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले हमारे नैनचैंग स्कूल को एक और हिडन क्लास फाइटर मिल गया। लेकिन फिर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए हर टीम में पूरे 5 लोगों का होना बहुत जरूरी है। अगर मुलीशु और चूशुन की टीम में 5 लोग नहीं हुए तो ये दोनों जीनियस बच्चे एग्जाम हॉल के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। टीचर यू ने उदास होकर बताया कि पूरे स्कूल में अब कोई भी ऐसा फाइटर नहीं बचा है जिसकी टीम ना बनी हो। प्रिंसिपल साहब ने कुछ देर सोचा और कहा कि स्कूल के जो बाकी डिस्क्वालीफाई किए गए सिरफिरे बच्चे हैं, हम चूशुन को उनके साथ जोड़कर एक टीम बनाएंगे। टीचर यू थोड़े घबराए कि क्या चूशुन और मुलीशु उन अजीब बच्चों को बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने तय कर लिया था कि जब वो डंगॉन से बाहर आएंगे तो वो खुद उनसे बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ डंगॉन के एक बहुत ही भयानक हिस्से में मेरी वह पुरानी और एहसान फरामोश टीम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा काट रही थी। उनका वह सारा घमंड अब उस जंगल की मिट्टी में मिल चुका था। चेन गांग जमीन पर बैठा हुआ था और उसका हाथ खून से पूरी तरह लथपथ था। चेन गांग ने अपनी लीडर बाई छिंगलियन की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर कहा कि हमें बहुत पहले ही वापस लौट जाना चाहिए था। इस रास्ते पर एक भी राक्षस नहीं है, सिर्फ मौत के जाल हैं। जब मेरे हाथ पर पत्थर गिरा था मैंने तभी कहा था कि वापस चलो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उनका एक साथी चेन गांग को ताना मारते हुए बोला कि तुम बस उस पत्थर की चोट से डर गए हो, यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। लेकिन चेन गांग दर्द और खौफ से पागल हो रहा था। उसने छिंगलियन से मिन्नतें करते हुए कहा कि छिंगलियन, क्या तुम्हारे पास रिकवरी पोर्शन है? हम सब बुरी तरह घायल हैं, हमें इलाज की जरूरत है। लेकिन बाई छिंगलियन की आंखों में अभी भी वही अंधा घमंड था। उसने बहुत ही बेरहमी से जवाब दिया कि मेरे पास सिर्फ 2 ही रिकवरी पोर्शन है। हम स्कूल की टॉप 2 टीमों में आने का सपना देख रहे हैं। अगर मैंने यह कीमती दवा अभी तुम्हारे इस छोटे कट पर इस्तेमाल कर ली तो आगे जब कोई बड़ा राक्षस आएगा तब हम क्या करेंगे? उसने सबको झिड़कते हुए कहा कि हमने यहाँ अपना बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है। बाकी टीमें हमसे पॉइंट्स में बहुत आगे निकल गई होंगी। चलो खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। वो लोग अपनी उसी घमंडी लीडर के पीछे पीछे घिसटते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी आसमान में अचानक एक बहुत विशाल और डरावना साया मंडराने लगा। उनके ऊपर एक खौफनाक राक्षस उड़ रहा था। उनकी टीम की एक लड़की ने डर के मारे आसमान की तरफ उंगली दिखाते हुए चीख कर कहा कि वो देखो, वो क्या है? नैनचैंग स्कूल के बाहर सुरक्षित खेल के मैदान में अचानक हवा में एक विशाल नीला जादुई भंवर गोल गोल घूमने लगा। मैदान में खड़े सारे बच्चे और टीचर्स उस भंवर को देखने लगे। अगले ही सेकंड उस भंवर के अंदर से 4 लोग किसी कचरे की तरह हवा में उछलकर बहुत जोर से जमीन पर आ गिरे। वह चारों मुंह के बल जमीन पर गिरे हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे और खून बह रहा था। पूरे स्कूल के बच्चे यह नजारा देखकर सन्न रह गए। एक लड़के ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा कि यह तो शुगुआंग स्क्वाड है, स्कूल की टॉप 5वीं टीम। लेकिन इनकी यह हालत कैसे हो गई? चेन गांग, पर्पल बालों वाला लड़का और खुद बाई छिंगलियन दर्द से जमीन पर पड़े तड़प रहे थे।
स्कूल का मेडिकल स्टाफ तुरंत भागता हुआ आया और उनके घावों पर हरी जादुई रोशनी डालकर उनकी जान बचाने लगा। वहां खड़े स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगे कि इन्हें अंदर गए हुए तो अभी मुश्किल से 2 घंटे ही हुए हैं, ये इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। तभी एक स्टूडेंट ने अपनी स्मार्ट वॉच पर लाइव स्कोरबोर्ड चेक किया और वह जोर से हंस पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि अरे, इनका स्कोर तो देखो, 0 पॉइंट्स। ये टॉप टीम डंगॉन में गई और 2 घंटे तक सिर्फ टहलती रही। इन्होंने एक भी राक्षस नहीं मारा। इनकी टीम लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर है। वहां खड़ा एक मोटा सा लड़का अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। उसने चेन गांग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लोग तो बिल्कुल हमारी कमजोर टीम के बराबर हैं। हमारे भी 0 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम तो डंगॉन के बाद किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले हैं। क्या ये टॉप टीम भी हमारे साथ फैक्ट्री में काम करेगी? पूरा मैदान उन पर हंस रहा था। बाई छिंगलियन जमीन पर पड़ी ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा शर्म और बेइज्जती से लाल हो चुका था। लेकिन तभी पूरे मैदान में एक भयानक सन्नाटा छा गया। एक लड़के की आंखें स्कोरबोर्ड देखकर फटी की फटी रह गईं। वह पागलों की तरह चिल्लाया कि तुम सब जल्दी से रैंक 1 को देखो। नंबर 1 टीम के पॉइंट्स 6000 को पार कर चुके हैं। ये सुनते ही सारे बच्चे झटके से मुड़े और बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगे। वहां सबसे ऊपर लिखा था अनाम टीम 6150 पॉइंट्स और दूसरी टीम का स्कोर था सिर्फ 1120 पॉइंट्स। एक लड़के ने हकलाते हुए कहा कि दूसरी टीम से इतने ज्यादा पॉइंट्स? ये अनाम टीम कौन सी है? इन्होंने तो अपना कोई नाम तक नहीं रखा है। बाई छिंगलियन ने जैसे ही ये स्कोर सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 6000 पॉइंट्स? ये कैसे मुमकिन है? तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना ख्याल आया। क्या ये वह कचरा चूषण हो सकता है जिसे मैंने आज सुबह टीम से निकाला था? नहीं, ये नामुमकिन है। एक कमजोर सपोर्ट फाइटर अकेले 6000 पॉइंट्स कैसे ला सकता है? और वहां उस खौफनाक डंगॉन के अंधेरे में मैं बहुत ही आराम से खड़ा था। मेरी आंखों की पुतलियों में डिजिटल जादुई नंबर तेजी से बदल रहे थे। मेरे सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। आपकी टीम मेंबर मुलीशु ने क्राइंग फेस आउल को मारा। आपको 15 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। आपकी टीम मेंबर ने विथर्ड ट्री डेमन को मारा। आपको 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। मुलीशु वहां जंगल में बिजली की तरह दौड़ दौड़ कर राक्षसों को काट रही थी और मैं यहाँ सिर्फ खड़ा होकर फ्री में ताकत बटोर रहा था। बिना एक उंगली उठाए मेरी ताकत आसमान छू रही थी। अचानक मेरे सिस्टम ने घोषणा की कि मेरा लेवल अपग्रेड हो गया है, लेवल 18। मैं मुस्कुरा उठा। तभी मुलीशु दौड़ती हुई मेरे पास आई। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने मेरे सामने आकर बहुत ही शर्मिंदगी के साथ अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन, मैं लड़ते लड़ते कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। मैंने सारे राक्षसों को मार दिया और आपको लड़ने का एक भी मौका नहीं दिया। अगली बार मैं अपनी तलवार म्यान में रखूंगी और आप राक्षसों को मारेंगे। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि मुलीशु, तुम्हें मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम अपनी ताकत बढ़ाकर मेरे लेवल तक पहुंच जाओगी, तब तुम मुझे पीछे छोड़ने के बारे में सोचना। मेरी इस बात ने उसके अंदर के उस जद्दी फाइटर को जगा दिया। उसने मेरी आंखों में देखा और कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि कैप्टन, आप मुझे कम मत समझिए, आप बस इंतजार कीजिए। जिस दिन मैंने अपना पहला एडवांसमेंट पूरा कर लिया, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन किसके पीछे भागता है। मैं मुस्कुराया। मुझे पता था कि इस घमंडी लड़की से काम निकलवाने का यही तरीका था। हम दोनों उस खौफनाक जंगल से बाहर निकले। रास्ते में कोई कांटे या रुकावट नहीं थी। हम चलते चलते एक बहुत ही विशाल और गोल मैदान में पहुंच गए। मैदान के चारों तरफ गहरी धुंध थी। मुलीशु ने कहा कि कैप्टन, यह जगह कुछ अजीब लग रही है। मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी एक बहुत ही विशालकाय चीज ने हमारा ध्यान खींचा। वह एक सड़ा हुआ, सूखा और दानवाकार पेड़ था, जिसकी मोटी काली नसों के अंदर से भयानक हरे रंग की जादुई बिजली दौड़ रही थी। उस पेड़ को देखते ही मौत की एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मुलीशु की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और चिल्लाई कि कैप्टन, ये इस डंगॉन का बॉस राक्षस है। बिना मेरी परमिशन के स्किल इस्तेमाल कर दी। स्नो डांस स्टेप। पेड़ को काटने के लिए दौड़ पड़ी। रुको! मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन वह तब तक बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने तुरंत अपने सिस्टम का इनसाइट फीचर चालू किया और उस खौफनाक पेड़ की कुंडली देखी। जैसे ही मैंने उस बॉस राक्षस के जादुई स्टेट्स देखे, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिस्टम स्क्रीन पर विथर्ड ओल्ड ट्री बॉस राक्षस, लेवल 23, फर्स्ट एडवांसमेंट। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। लेवल 23 और फर्स्ट एडवांसमेंट पार कर चुका बॉस? सीक्रेट ताकत का खुलासा और मौत का साया। मेरे सामने सिस्टम का होलोग्राफिक इंटरफेस चमक रहा था, जिस पर साफ साफ लिखा था, लेवल 23 एक टर्न्ड। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं हैरान था कि एक शुरुआती नोवाइज डंगॉन में लेवल 23 का एक टर्न्ड मॉन्स्टर कैसे आ सकता है। मैंने घबराकर आगे जा चुकी अपनी साथी से पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मुलीशु, जल्दी वापस आओ। तभी जमीन के बड़े बड़े टुकड़े फटने लगे। क्या? मुलीशु चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मोटी और खौफनाक पेड़ की जड़ ने उसके पैर को जकड़ लिया। उसने बिना हिम्मत हारे अपनी जादुई तलवार निकाली और पूरी ताकत से चिल्लाई, आइस स्लैश, बर्फ का प्रहार। पलक झपकते ही वो पूरा विशालकाय पेड़ बर्फ में जम गया। लेकिन तभी बर्फ चटकने लगी। लीशु हैरान थी, ये कैसे मुमकिन है? ये पेड़ अभी तक मरा नहीं? अचानक बहुत सारी नई जड़ें जमीन से निकलीं और उन्होंने लीशु को पूरी तरह से जकड़कर हवा में उठा लिया। वो दर्द से कराह उठी। जब लीशु ने हवा में ऊपर देखा तो वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सूखी डालियों पर कई इंसानों की लाशें लटक रही थीं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, ये तो उस मॉन्स्टर पक्षी का घोंसला है। मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन चुशियोन, ये सब मेरी गलती है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। लीशु को इस तरह मौत के मुंह में देखकर मेरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। मैंने मन ही मन ठान लिया, ये एक टर्न्ड बॉस है। लगता है अब मुझे ही खुद अपने हाथ दिखाने पड़ेंगे। मेरी आंख में बिजली चमकी और मेरे हाथ में एक सुनहरी ऊर्जा का गोला बनने लगा। कंट्रोल रूम की घबराहट और अविश्वास, ये सब जब हो रहा था तो बाहर क्या चल रहा था, ये मुझे बाद में पता चला।
स्कूल के हाईटेक कंट्रोल रूम में हमारे प्रिंसिपल गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। कोई मुझे समझाएगा, शुरुआती डंगॉन में एक टर्न लेवल से ऊपर का मॉन्स्टर कैसे आ गया? लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो जांच टीम ने पहले क्या जांच की थी? चश्मा पहने एक अधिकारी पसीने पसीने होते हुए चिल्लाया। उन लोगों ने आखिर कैसी जांच की थी? उन्होंने 3 बार जांच की और फिर भी एक एक टर्न मॉन्स्टर वाले डंगॉन को नौसिखिया लेवल बता दिया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली। अभी गलती ढूंढने का वक्त नहीं है, बाहर जाकर बाकी छात्रों को संभालो। मूलीशु हार चुकी है और चूशियन में शायद अब तक सिस्टम द्वारा जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया होगा। तभी स्क्रीन पर देखकर वो अधिकारी अचानक चौंका। नहीं, चूशियन ने बाहर निकलने का फैसला नहीं किया है, वो वहीं खड़ा है। प्रिंसिपल भी हैरान थे। वो किस बात का इंतजार कर रहा है? कहीं वो मूलीशु को वहीं छोड़कर? अधिकारी झल्लाया, पागलपन है, ऐसे वक्त में क्या सोचना? वो कैप्टन है, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया? प्रिंसिपल ने तुरंत आदेश दिया, और इंतजार मत करो, तुरंत रेस्क्यू टीम को डंगॉन में भेजो और मूलीशु को बचाओ। हम उसे इस तरह मरने नहीं दे सकते, ये हमारे स्कूल की जिम्मेदारी है। एक तरफा तबाही, लेकिन बाहर बैठे उन लोगों को नहीं पता था कि अंदर मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे शरीर के चारों ओर से सुनहरी बिजली कड़कने लगी और आसमान की तरफ जाने लगी। कंट्रोल रूम में बैठे प्रिंसिपल स्क्रीन देखकर हक्के बक्के रह गए। ये क्या है? क्या चूशियन एक सपोर्ट क्लास नहीं था? उसके पास बिजली की इतनी भयानक ताकत कैसे आ गई? जड़ों में जकड़ी लीशु भी मेरी ताकत देखकर हैरान थी। बिजली की ताकत। मैंने आसमान में एक भयानक तूफान बुला लिया। एक विशाल सुनहरी बिजली उस पेड़ पर गिरी और उसने उस दानव पेड़ को चीर कर रख दिया। मेरी रणनीति बिल्कुल साफ थी, हाथ उठाओ, बिजली गिराओ और एक ही वार में खेल खत्म। पेड़ की पकड़ ढीली हुई और लीशु नीचे गिरी। मैंने उसे सहारा दिया। वो रोते हुए बोली, शुक्रिया शुक्रिया कैप्टन, मेरे वार से वो मॉन्स्टर खाक हो चुका था। लीशु ने घबरा कर कहा, कैप्टन, बॉस मारा गया है और ये डंगॉन अब तबाह हो रहा है, हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने शांत रहकर कहा, तुम पहले जाओ, एग्जिट पर मेरा इंतजार करना। मेरे पोर्टल को छूते ही सिस्टम ने मुझे 2 आइटम दिए, विथर्ड हार्ट सूखा दिल X1 और विथर्ड एसेंस X4। वापसी और जलने वालों के ताने। मैं स्कूल के ट्रैक एंड फील्ड मैदान पर वापस आ गया। मेरे सामने सिस्टम का एक मैसेज फ्लैश हुआ। सबके सामने अपनी ताकत दिखाई, मशहूर हुए। टीम पॉइंट हासिल करने की शर्त पूरी हुई। आपको 80 टीम पॉइंट मिलते हैं, बचे हुए पॉइंट 100 इंच। मेरी टीममेट मूलीशु मेरे पास आई। उसे देखते ही कुछ लड़कों ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मूलीशु, आज से तुम मेरी देवी हो, तुम बहुत शानदार थी। दूसरा बोला, चुप कर, वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, हम जैसों को कहाँ भाव देगी। फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। एक लड़का चिढ़ते हुए बोला, वो चूशियन भी कितना लकी है ना। मूलीशु ने अकेले ही पूरा डंगॉन पार कर लिया और वो मैं बस पीछे छुपकर फ्री में एक्सपीरियंस और पॉइंट्स बटोर लाया। लीशु को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत आगे बढ़कर कहा, उस एक टर्न मॉन्स्टर को चूशियन ने मारा है। मैंने नहीं। भीड़ में से एक गोरा लड़का हंसा, ये कैसे हो सकता है? वो तो एक सपोर्ट है ना, एक सपोर्ट क्लास का बंदा एक टर्न मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है? तभी एक सांवले लड़के ने अपनी जीनियस थ्योरी दी। अरे, मैं समझ गया, मूलीशु ने बॉस को हराकर उसकी जान बिल्कुल कम कर दी होगी, लो हेल्थ, और फिर चूशियन को आखिरी बार लास्ट हिट करने दिया होगा ताकि बॉस को मारने का रिकॉर्ड चूशियन को मिल जाए। भाई, ये तो सरासर तरफदारी है। लीशु गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझे देखा, लेकिन मैंने मुड़कर चलना शुरू किया। चलो यहाँ से, इन्हें ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। पास ही में मेरी पुरानी टीम के वो 3 लूजर खड़े थे जिन्होंने मुझे अपनी टीम से निकाल दिया था। उनका लीडर कुड़ते हुए बोला, चूशियन की तो किस्मत ही चमक गई। हमने उसे टीम से निकाला और उसने जाकर मूलीशु का पल्लू पकड़ लिया। हमने जान की बाजी लगा दी, फिर भी एक मॉन्स्टर नहीं मार पाए और ये चोटिल होकर भी सीधा रैंक 1 पर आ गया। दूसरा बोला, हाँ, वो सिर्फ पीछे छुपकर एक्सपीरियंस खाना जानता है। देखो बाहर कैसे आ रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके साथ खड़ी लड़की, मेरी एक्स टीममेट ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मूलीशु ना होती तो ये अभी भी एक अयोग्य छात्र ही रहता जिसे डंगॉन में घुसने तक की इजाजत नहीं है। ठीक है, उसे फर्स्ट रैंक मिल गई तो क्या, उनकी टीम में सिर्फ 2 ही लोग हैं। वो गाओ काओ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लायक भी नहीं है। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल पोर्टल से बाहर आए और जोर से बोले, शांत हो जाओ, जरा चेक करो कि क्या सारी टीमें वापस आ गईं? चश्मे वाले अधिकारी ने घबराते हुए कहा, प्रिंसिपल, 2 टीमों को छोड़कर बाकी सब आ गए हैं। प्रिंसिपल ने कड़क आवाज में पूछा, कौन सी 2 टीमें? डॉन टीम 4 लोग और रॉक टीम 5 लोग, यानी वो 9 लोग डंगॉन में ही मारे गए। प्रिंसिपल ने सभी छात्रों को संबोधित किया, इस पल को याद रखना, एक प्रोफेशनल की जिंदगी कभी आसान नहीं होती। जब भी तुम किसी डंगॉन में जाते हो, तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो। सिर्फ ताकतवर ही जिंदा बचकर वापस आ सकते हैं और सिर्फ ताकतवर ही उन चीजों की रक्षा कर सकते हैं जो उनके लिए मायने रखती हैं। ये सुनकर मूलीशु की आंखें भर आईं। उसे एहसास हो गया था कि अगर मैं नहीं होता तो आज वो भी जिंदा नहीं होती। इसके बाद मुझे और लीशु को प्रिंसिपल के शानदार ऑफिस में बुलाया गया। प्रिंसिपल ने सीधा सवाल किया, चूशियन, मुझे यूजीए से पता चला है कि तुम्हारी क्लास पेशा म्यूटेट बदल हो गई है, क्या तुम इसके बारे में मुझे विस्तार से बताओगे? उन्होंने आगे कहा, ये मैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत उत्सुकता की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम चाहो तो बता सकते हो या फिर मना भी कर सकते हो। मैंने विनम्रता से बात टालते हुए जवाब दिया, माफ कीजिएगा प्रिंसिपल, मैं खुद अभी अपनी इस नई ताकत के बारे में खोज कर रहा हूँ। जब मुझे सब ठीक से समझ आ जाएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्रिंसिपल ने जोर नहीं डाला। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम अभी खुद खोज कर रहे हो तो मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। उन्होंने डेस्क पर एक कार्ड रखा। इस क्रेडिट कार्ड में 1 लाख जिया करेंसी है। ये तुम्हारे शानदार प्रदर्शन का स्कूल की तरफ से इनाम है। और ये दूसरा कार्ड वीआईपी पास स्कूल की तरफ से बेहतरीन छात्रों के लिए है। इस कार्ड से तुम अंडरग्राउंड के एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें एडवांस ट्रेनिंग मशीनें और एनर्जी एरे लगे हैं जो तुम्हारी स्किल्स को निखारने में मदद करेंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल गंभीर हो गए। अब काम की बात करते हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम गाँव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। नियम के मुताबिक हर टीम में ठीक 5 लोग होने चाहिए।
तुम्हारी टीम में अभी लोग कम हैं, तुम बाकी लोग कहाँ से लाओगे? मैंने असली स्थिति को समझते हुए जवाब दिया, मुझे डर है कि अब सिर्फ वही छात्र हमारी टीम में आना चाहेंगे जो हमारी ही तरह मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। प्रिंसिपल ने हामी भरी, बिल्कुल सही। इस वक्त तुम्हारे टीममेट सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जिन्हें स्कूल ने कभी अयोग्य डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया था। माना कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं, लेकिन मेरे पास भी ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी छात्र के साथ जबरदस्ती करूं और उसे तुम्हारी टीम में डाल दूं। टीम बनाना छात्रों की अपनी आजादी है। फिर उन्होंने अपनी डेस्क से एक गहरे नीले रंग की मोटी फाइल उठाई और हमारे सामने रख दी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अयोग्य सदस्यों की सूची, डिस्क्वालीफाइड मेंबर्स लिस्ट। मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं, प्रिंसिपल ने कहा। इस लिस्ट में उन सभी अयोग्य छात्रों के नाम और संपर्क करने के तरीके हैं। अब उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए मनाना, यह पूरी तरह से तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। मैंने फाइल खोली। पन्ने पलटते ही मेरी नजर एक प्रोफाइल पर जाकर अटक गई। नाम च्यू सुलिंग क्यू सुलिंग, लेवल 10। लेकिन मेरी आंखें तब फटी रह गईं जब मैंने उसके अयोग्य डिस्क्वालीफाइड होने का कारण पढ़ा। वहां स्पष्ट लिखा था, अपने ही टीममेट की हत्या। मैं बुदबुदाया। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और कहा, च्यू सुलिंग पिछले साल से इस लिस्ट में है, और सच कहूं तो पूरे स्कूल में फिलहाल सिर्फ वही एक अयोग्य मेंबर है जिसके सही ठिकाने एड्रेस का हमें पक्का पता है। लीशु ने घबराते हुए पूछा कि आखिर बात क्या थी। प्रिंसिपल ने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। सुना है कि पिछले साल एक डंगौन में उसकी टीम के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था, उसका एक साथी मारा गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। च्यू सुलिंग ने उस साथी की लाश को डंगौन में नहीं छोड़ा, वो उस लाश को अपने घर उठा लाई और उसे एक फूलदान वसे में बो दिया। ये सुनते ही बगल में बैठी लीशु की आंखें खौफ से फैल गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, प्रिंसिपल, कहीं ये च्यू सुलिंग कोई साइकोपैथ दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है? प्रिंसिपल ने शांति से अपनी चाय का कप उठाया। वो साइकोपैथ है या नहीं, ये मैं दावे से नहीं कह सकता क्योंकि मैं उससे कभी नहीं मिला। लेकिन ये सच है कि उसे अयोग्य घोषित किया गया है, और कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकत कभी नहीं करता। मैंने मुद्दे की बात पूछी, क्या वो लड़की अभी भी उसी कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड वाले इलाके में अकेली रहती है? प्रिंसिपल ने हामी भरी, हाँ, बिना टीम के वो किसी डंगौन में घुस नहीं सकती, इसलिए पिछले 1 साल से उसका लेवल 10 पर ही अटका हुआ है। लेवल 10? ये तो सच में बहुत कम है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने प्रिंसिपल की आंखों में देखकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मेरे लिए लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास प्रोफेशन क्लास बदलने की ताकत है। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, उसकी असली क्षमता, पोटेंशियल। मैंने प्रिंसिपल से कल के लिए छुट्टी मांगी ताकि मैं और लीशु उस लड़की से मिलकर सच्चाई जान सकें। प्रिंसिपल ने छुट्टी दे दी, लेकिन एक आखिरी चेतावनी दी, लड़की का मामला बहुत अजीब है, खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना। हम ऑफिस से बाहर आए। खाली कॉरिडोर में चलते हुए लीशु बहुत परेशान लग रही थी। अचानक वो रुकी और मेरी तरफ देखकर बोली, कैप्टन, क्या हम सच में उस च्यू सुलिंग को टीम में लेने वाले हैं? कल मुझे उससे मिलना है। मुझे ठीक से बात करना भी नहीं आता। मुझे डर है कि कहीं मैं डर के मारे सब बिगाड़ ना दूं। मैंने उसकी घबराहट को समझा और उसे शांत किया। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमेशा की तरह ही रहना। हम पहले उससे मिलेंगे। अगर वो सच में कोई साइकोपैथ निकली या ऐसी इंसान जो अपने ही साथियों को फंसाती है, तो मैं किसी भी कीमत पर उसे अपनी टीम में नहीं लूंगा। हमें टीममेट्स की जरूरत जरूर है, पर हम इतने भी मजबूर नहीं हैं। वो मेरी बात समझकर राहत की सांस लेते हुए जाने लगी। ठीक है कैप्टन, मैं चलती हूँ। कल जब निकलना हो तो मुझे बता देना। रुको, मैंने उसे पीछे से आवाज दी। मैंने अपने सिस्टम से वो चमकता हुआ हरा आइटम निकाला जो मुझे उस विशालकाय पेड़ वाले बॉस को मारने पर मिला था। विथर्ड एसेंस, विदर्ड एसेंस। मैंने उसे उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो। उसने उसे देखा और तुरंत पीछे हट गई। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती कैप्टन। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और आंसू थे। उस एक टर्न्ड बॉस को तुमने अपने हाथों से मारा था। आखिर में मेरी जान भी तुमने ही बचाई। मैंने डंगौन में कुछ भी ठीक से नहीं किया। ज्यादातर एक्सपीरियंस एक्सपी भी मुझे ही मिल गए, और अब तुम मुझे ये कीमती एसेंस भी दे रहे जो? अगर मैंने ये लिया तो मैं टीम पर एक पैरासाइट परजीवी बोझ बन जाऊंगी। मैंने गंभीरता से उसे देखा। ये मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा हूं, इसकी एक कीमत, प्राइस है। क्या कीमत? उसने हैरानी से पूछा। मैंने अपनी शर्तें उसके सामने रख दी। तुम्हें अगले 3 दिन के अंदर 1 टर्न पहली बड़ी पावर जंप तक पहुंचना होगा, और 1 हफ्ते के अंदर अपना लेवल 25 करना होगा। वो हक्की बक्की रह गई। बस खत्म? और कुछ नहीं? हाँ, बस इतना ही, मैंने कहा। उसने मजबूती से एसेंस अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों का डर अब एक आग में बदल चुका था। मैं ये करके दिखाऊंगी कैप्टन, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं 1 टर्न पर पहुंच गई, मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करूंगी अपना कैप्टन का पद वापस छीनने के लिए। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैंने कहा, मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, पगली, अगर तेरा लेवल बढ़ेगा तो मेरा भी तो लेवल बढ़ेगा। मुझे हराना अब तेरे बस की बात नहीं। लीशु के जाने के बाद मैं स्कूल के अहाते में अकेला खड़ा था। तभी अचानक मेरे सिस्टम इंटरफेस पर एक पॉपअप चमका। नोटिफिकेशंस की तो झड़ी लग गई। मैं तुरंत समझ गया कि बाई आंटी किसी डंगौन में राक्षसों की धड़ाधड़ सफाई कर रही हैं। मैंने अपना स्टेटस चेक किया। वर्तमान एक्सपीरियंस 320/450, लेवल 18। मेरे चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। बाई आंटी की इस खतरनाक स्पीड को देखकर तो लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बस आराम से लेटकर अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। दूसरों की मेहनत से फ्री में लेवल अप होना, ये फीलिंग सच में बहुत गजब है। मैंने सोचा, चलो जाकर देखता हूँ कि वो क्या तबाही मचा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ, जब मैं अपनी जीत और फ्री की पावर्स का मजा ले रहा था, मेरी वो पुरानी टॉक्सिक टीम अपने कर्मों का फल भुगत रही थी। कट होता है एक अस्पताल के कमरे में। वो तीनों जिन्होंने मुझे टीम से धक्के मारकर निकाला था, पट्टियों में लिपटे घायल हालत में बेड पर पड़े थे। कमरे में सन्नाटा था, जिसे उनके टीचर
मिस्टर वांग के जूतों की आवाज ने तोड़ा। टीचर वांग का चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही वो लीडर लड़का उठने लगा, टीचर वांग दहाड़े, हिलो मत, चुपचाप वहीं पड़े रहो। उन्होंने एक रिपोर्ट उनके मुंह पर मारी और लड़की बाई छिंगलियन की तरफ देखकर चीखे, मैंने तुम्हारे विथर्ड फॉरेस्ट डंगॉन का रिजल्ट देखा है। मुझे जवाब चाहिए। जब से तुम लोग हाई स्कूल में आए हो, तुम्हारा सबसे खराब प्रदर्शन भी पूरी क्लास में दूसरे नंबर पर रहा था, लेकिन आज 0 पॉइंट। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम लोग डंगॉन के अंदर गए, वहां टहलते रहे, एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा और फिर स्ट्रेचर पर लदकर बाहर आ गए। एक और टीम गलत रास्ते पर गई थी, लेकिन उन्हें तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने रास्ता बदला और आधे घंटे के अंदर डंगॉन क्लियर करके बाहर आ गए। टीचर वांग ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैं यहां तुम्हें सजा देने नहीं आया हूं, बस ये बताने आया हूं कि तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर यही हाल रहा तो 4 स्कूल टूर्नामेंट तो छोड़ो, तुम लोग गाँव कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाओगे या नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। फिर टीचर वांग को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, रुको चूशियन, मैं तुम्हारी टीम में था ना? मुझे याद है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन आज मैंने देखा कि वो अयोग्य सदस्यों की लिस्ट में है और उसने मूल इशू की टीम के साथ डंगॉन क्लियर किया है। ये सब क्या बकवास चल रही है? कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। मेरी एक्स टीममेट लड़की अब रोते हुए कांपती आवाज में बोली, कल कल हमने चूशियन को अपनी टीम से निकाल दिया था। निकाल दिया? टीचर वांग का दिमाग सुन्न हो गया। वो पूरी ताकत से चीखे, निकाल दिया? इस वक्त पर गाँव में 1 महीने से भी कम समय बचा है और तुमने उसे निकाल दिया? कोई मुझे बताएगा क्यों? क्या तुम गधों को पता भी है कि उसकी क्लास प्रोफेशन/डैमेज शेयरर है? वो इंसान पूरी टीम का डैमेज झेल सकता है और अपने एट्रीब्यूट्स बांट सकता है। बेड पर पड़े उस पर्पल बालों वाले लड़के ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहाने बनाना शुरू कर दिया। उसने टीचर वांग से कहा कि टीचर, वह चूशुन सच में बहुत धीमा इंसान था। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए चेन गांग ने भी अकड़ते हुए कहा कि बिल्कुल सही। और टीचर, वह दिखने में डैमेज शेयरर था, लेकिन ताकतवर राक्षस के आते ही वह 2-4 वार भी नहीं झेल पाता था। वह घायल होकर गिर जाता था और फिर राक्षसों से लड़ने के बजाय हमें उसकी जान बचानी पड़ती थी। ये बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर टीचर वांग का दिमाग सुन्न हो गया। वह पूरी ताकत से चीखे कि क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? चूशुन का प्रोफेशन डैमेज शेयरर है। वो एक सपोर्ट क्लास है, कोई फ्रंटलाइन वॉरियर या पत्थर की ढाल नहीं है। तुम लोग एक सपोर्ट फाइटर को सबसे आगे करके राक्षसों के भयानक वार सहने पर मजबूर करते रहे। डैमेज शेयरर का असली काम टीम का डैमेज बांटना होता है, न कि खुद आगे जाकर मार खाना। और डंगॉन की प्लानिंग करना एक सच्चे वॉरियर की निशानी है, जो अपने साथियों की जान की परवाह करता है। टीचर वांग ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मुझसे माफी नहीं मांगी तो उनकी यह टीम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन तभी उनकी घमंडी लीडर बाई छिंगलियन की आवाज गूंजी। उसने बहुत ही अहंकार के साथ टीचर वांग की आंखों में देखा और कहा कि टीचर वांग, हमने अचानक चूशुन को निकाला है, इसलिए हमारी टीम में अभी तालमेल की कमी है। आज के डंगॉन में जो हुआ वह सिर्फ इसी तालमेल की कमी का नतीजा था, लेकिन उसे टीम से बाहर निकालना हमारा बहुत सोच समझ कर लिया गया बिल्कुल सही फैसला था। टीचर वांग ने निराशा से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि बाई छिंगलियन, मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जब टीम में दिक्कत आती है तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद की गलतियां देख लेनी चाहिए। बाई छिंगलियन ने अकड़ के साथ जवाब दिया कि टीम के फैसले कप्तान और टीममेट्स के हाथ में होते हैं। उसकी इस जिद को देखकर टीचर वांग ने हाथ खड़े कर दिए और वहां से चले गए। उनके जाते ही बाई छिंगलियन अपने बेड से उठ गई। उसने अपनी जैकेट पहनी। चेन गांग ने पूछा कि तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? छिंगलियन ने जवाब दिया कि यह मेरा कुछ निजी काम है। उसी वक्त शहर के एक दूसरे सुनसान इलाके में मैं एक पुरानी लोहार की दुकान के अंदर खड़ा था। मैंने लोहार से कहा कि मुझे एक फर्स्ट टर्न असेंशन स्टोन बनवाना है। यह कहकर मैंने डंगॉन से मिले वह 3 चमकते हुए हरे रंग के विथर्ड एसेंस उस लोहार की मेज पर रख दिए। उन एसेंस को देखते ही लोहार हैरान रह गया। उसने कहा कि अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ताजे विथर्ड एसेंस हैं। उसने तुरंत अपने जादुई सांचे में उन एसेंस को रखा और अपनी भयानक लाल जादुई ऊर्जा उन पत्थरों में झोंक दी। कुछ ही सेकंड में एक तेज हरी रोशनी चमकी और वह एसेंस एक बहुत ही शक्तिशाली असेंशन स्टोन में बदल गया। मैंने सिस्टम पर चेक किया तो लिखा था कि इस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए लेवल 20 की जरूरत है। मैं अभी लेवल 18 पर था। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा कि कोई बात नहीं, जब मैं लेवल 20 पर पहुंचूंगा तो यह जादुई पत्थर मेरे बहुत काम आएगा। मैं उस पुरानी दुकान से बाहर निकला ही था कि अचानक एक लंबे बालों वाला अजीब सा आदमी मेरे सामने आ गया। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसने पूछा कि अरे भाई, क्या तुम अकेले हो? क्या तुम हमारे साथ डंगॉन में चलना पसंद करोगे? मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि मेरा आज डंगॉन जाने का कोई इरादा नहीं है। यह कहकर मैं आगे बढ़ गया। मेरे जाते ही उस लोहार ने अंदर से मुझे आवाज दी और चेतावनी देते हुए कहा कि नौजवान लड़के, सावधान रहना, तुम कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों की नजर में आ गए हो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैं मन ही मन हंस रहा था। दरअसल उस आदमी ने अपने साथियों से कह दिया था कि यह लड़का दिखने में गरीब है, लेकिन इसके पास कीमती सामान है, इस पर नजर रखो, मौका मिलते ही हम इसका काम तमाम कर देंगे। मैं रात के अंधेरे में सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे सिस्टम पर नोटिफिकेशंस की झड़ी लग गई। सिस्टम की आवाज गूंजी, आपकी टीममेट बाई यिंग ने लेवल 15 के बॉस स्नो लायन एंड किंग को मार गिराया है। आपको 20 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। देखते ही देखते मेरा लेवल 18 से बढ़कर 19 हो गया। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि वाह, बिना एक उंगली उठाए मुझे फ्री में एक और लेवल अप मिल गया। मैं अभी खुशी हो रहा था कि तभी मेरे ठीक सामने हवा में एक बहुत बड़ा
नीले रंग का जादुई पोर्टल खुला। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस पोर्टल के अंदर से आंटी बाई यींग लड़खड़ाते हुए बाहर आ गिरी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। इतनी रात को मुझे उस डंगौन इलाके में देखकर वह काफी हैरान हुई। मैंने बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी जेब से वह कीमती असेंशन स्टोन निकाला और उसे आंटी यींग के हाथ में रख दिया। वह पत्थर देखते ही उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उन्होंने घबराते हुए कहा कि नहीं चूशुन, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत ही महंगा है। तुम्हारा खुद का लेवल अभी 20 नहीं हुआ है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैंने बहुत ही गंभीरता से उनकी आंखों में देखा और कहा कि आंटी, आप इसे रख लीजिए। मेरी इस बात को सुनकर आंटी यींग मान गईं। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से वादा किया कि कैप्टन, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपना फर्स्ट टर्न ब्रेक थ्रू पूरा कर लूंगी और टीम पर बोझ नहीं बनूंगी। इसके बाद आंटी यींग ने मुझे बताया कि इस डंगौन इलाके में एक दुकानदार है जिसने उनके शरीर का जहर निकालने में उनकी बहुत मदद की थी। वह जाकर उस दुकानदार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। हम दोनों रात के अंधेरे में एक सुनसान और धुंध भरी गली में चलते हुए नानफू स्टोर नाम की उस पुरानी दुकान पर पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा देखकर हमारे होश उड़ गए। दुकान के लकड़ी के बड़े दरवाजे बुरी तरह से टूटे हुए थे। अंदर सब कुछ तहस नहस था। जमीन पर बेशकीमती नीले फूलदान टुकड़ों में टूटे पड़े थे। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस दुकान के अंदर से किसी लाश के सड़ने की बहुत ही भयानक सड़ांध आ रही थी। मैं जमीन पर बैठ गया और वहां बने एक गड्ढे से मैंने कुछ अजीब से बाल और मिट्टी उठाई। उसे सूंघते ही मुझे समझ आ गया कि यह किसी जानवर के बाल नहीं थे। मैंने पलटकर आंटी यींग से उस दुकानदार का नाम पूछा। आंटी यींग ने बताया कि उसका सरनेम बहुत ही दुर्लभ है, चोऊ। सब लोग उसे दुकानदार चोऊ कहते हैं। यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं समझ गया कि यह वही चोऊ सूलिंग है जिसका नाम आज सुबह ही प्रिंसिपल ने मुझे उस अयोग्य सदस्यों की लिस्ट में दिखाया था। तभी आंटी यींग की नजर उस टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। उनकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उन्होंने कांपती हुई उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां लकड़ी पर खून से एक बहुत ही डरावना निशान बना हुआ था, एक त्रिकोण जिसके ठीक बीच में एक खौफनाक आंख बनी हुई थी। आंटी यींग ने मुझे डरते हुए बताया कि चूशुन, ये गॉड वर्शिपिंग कल्ट का निशान है। यह एक विदेशी और बेहद खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो टैलेंटेड फाइटर्स को किडनैप करके उनकी बलि देता है। हम समझ गए कि शायद दुकानदार चोऊ को इस खतरे का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग निकला था। मैं सोच रहा था कि मेरे न्योता देने से पहले ही वो इस खौफनाक कल्ट के चंगुल में फंस चुका था। हम अभी इस खतरे के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उस अंधेरी दुकान के टूटे हुए दरवाजे पर काले चोगे पहने हुए कई रहस्यमयी लोग आकर खड़े हो गए। उनकी खौफनाक आवाजें उस पूरी गली में गूंजने लगीं। वो सब एक साथ किसी खौफनाक मंत्र की तरह पढ़ रहे थे। हम अपने सच्चे भगवान के आगे झुकते हैं, भगवान हमें अपनी असीम ताकत देते हैं, हम मांस और खून की बलि चढ़ाते हैं, सब कुछ एक में मिल जाएगा। उन काले चोगे वाले शैतानों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। अब हमारा सामना डंगौन के राक्षसों से नहीं बल्कि मौत की पूजा करने वाले शैतानों से होने वाला था।